नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर चस्पा थानों के बाहर लगाए गए हैं। पोस्टर हिंसा में शामिल सभी आरोपियों की तस्वीर इस पोस्टर में है। 3 अक्टूबर को तिकुनिया में हिंसा हुई थी और 8 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने सहयोग की अपील की है और ये देखिए थाने में पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कि हिंसा में शामिल थे और इनके वीडियोस भी सामने आए थे। अब इनके पोस्टर भी थानों में लगाए गए हैं ताकि इन्हें पकड़ा जा सके। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। थानों के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर जिसमें हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीरें हैं। 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान ही यहां पर उस वक्त हंगामा मच गया था जब बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलकर कुछ किसानों की मौत हुई थी। ये आरोप लगे और उस मामले की अभी जांच चल रही है। और इसी बीच आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने भी हत्या की थी। वारदात में वो भी शामिल थे और उनकी तस्वीरें इन पोस्टर में। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, इतने वक्त बीत चुके हैं, इतना वक्त बीत गया, 3 अक्टूबर की वारदात है और उसके बाद अब और अभी भी पोस्टर ही लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हिंसा हुई थी, इसमें 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। एसआईटी ने इससे पहले भी 2 पोस्टर जारी किए थे। इसमें पहचान करने के लिए लोग, जो आरोपी थे उनकी पहचान करने के लिए लोगों से अपील की थी। अब लगभग 2 महीने के बीत गया, उसके बाद भी एसआईटी ऐसे 7 लोग हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं कर पाई है। अब एसआईटी ने थानों के बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जिसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनकी अब तक एसआईटी पहचान नहीं कर पाई है। लोगों से अपील करी है कि इनके बारे में कोई जानकारी देता है तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उनको इनाम दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इतना समय बीत जाने के बाद भी अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 7 लोग ऐसे हैं जो अब तक एसआईटी उनकी नाम, पते और उन लोगों की पहचान भी नहीं कर पाई है, जबकि उनके वीडियो और फुटेज सामने आ गए थे। जिन लोगों का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई एसआईटी अभी तक। धन्यवाद इस वक्त मनोज आपका। और अब लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इधर किसान मोर्चा की अहम बैठक आज है जिसमें सिंगू बॉर्डर पर यह मीटिंग होनी है। आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा मंथन करेगा। आंदोलन में आगे की योजना पर भी बात होगी कि आखिर किसान आंदोलन को आगे किस दिशा में बढ़ाया जाए या फिर आंदोलन को यहीं पर समाप्त किया जाए। बीते दिनों कृषि कानून को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया। संसद के दोनों सदनों से भी पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही जो तीनों कृषि कानून, जिसे कि किसान काला कानून कह रहे थे, वो वापस हो चुका है। लेकिन किसान मोर्चा अभी भी आंदोलन पर बैठा हुआ है और आज सिंगू बॉर्डर पर इस सिलसिले में अहम बैठक होनी है। मुद्दों पे सहमति बनी है वहां पे, लेकिन जो कंपनसेशन है उस पर सहमति नहीं बनी। तो कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा। एमएसपी भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 5 मेंबर नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी। वो गाजियाबाद में 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद। इनके पास से लूट, हत्या की कोशिश, डकैती समेत दर्जनों मामले इनके खिलाफ थे। थाना भोजपुर इलाके में यह एनकाउंटर हुआ जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की। चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध व्यक्तियों को उनको रोका गया तो उन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की और बचाव में जब उनसे जवाबी फायरिंग हुई तो उसमें 2 जो बदमाश हैं वो घायल हुए हैं और दोनों ही काफ़ी, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, दोनों ही काफ़ी शातिर किस्म के बदमाश हैं। इन पर संगीन धाराओं में डकैती, लूट, हत्या एवं हत्या के प्रयास के कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड को कई सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी देहरादून में 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और साथ ही इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी नींव रखने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:25 पर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे परेड ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल में शामिल होंगे।
और अपने उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। और पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बाबा केदार के अनन्य भक्त, हम सभी के मार्गदर्शक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राज्य की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून। अब 6 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर आपकी दूरी कम करने जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड और नजदीक होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रूट से ट्रैवल करते हुए अगर आप भी देहरादून के लिए आए और आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ा तो वाकई में आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस रूट पर लोगों को अमूमन घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अब होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। ये कॉरिडोर न सिर्फ कम वक्त में आपको देहरादून पहुंचाएगा, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक रफ्तार और तेज होगी। इस वक्त हम गणेशपुर में मौजूद हैं और गणेशपुर वही एरिया है जहां पर ये 4 लेन यहाँ पर खत्म हो रही है और इसके बाद ही एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। लोग जो लंबे जाम में फंसते हैं मोहंड के एरिया में, वो लोगों को नहीं फंसना पड़ेगा और यहीं से पूरा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो बनेगा। नेशनल हाईवे 307 से होकर जाने पर सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 280 किलोमीटर है। दिल्ली से आप हाईवे के जरिए गणेशपुर पहुंचेंगे और फिर यहीं से एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाएंगे। सहारनपुर से देहरादून के बीच करीब 16 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी, जो आपको हरे भरे रास्ते का दिव्य दर्शन कराते हुए देहरादून पहुंचाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनेगा, जिसके लिए पिछले दिनों सरकार ने 2095 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच, बहादुराबाद और सहारनपुर के हलगोआ के बीच के एरिया में होगा। 51 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड पर 6 इंटरचेंज, 4 फ्लाईओवर, 6 पुल, 10 माइनर, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 10 VUP होंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है, ये गणेशपुर जहाँ तक 4 लेन आपका खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके डाटकाली तक बनेगा। उसके आगे देहरादून का एक पैकेज और है, वो बनने जा रहा है और इससे सबसे बड़ा फायदा जो आम नागरिक को होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूम मिलने की संभावना है, इसलिए इसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। पुरानी सड़कों को नहीं छेड़ा जाएगा, बगल से होकर एलिवेटेड रोड जाएगा, यानी एक तरह से जंगल से गुजरने वाली नदी के ऊपर ही एलिवेटेड रोड बनेगा। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तैयार होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 210 किलोमीटर रह जाएगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। दिल्ली दून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद की कनेक्टिविटी के लिए 7 इंटरचेंज होंगे। एक्सप्रेसवे 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। तीसरे फेज में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के बीच 40 किलोमीटर बनाया जाएगा। चौथे फेज में गणेशपुर से आगे देहरादून तक निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर होगी। गणेशपुर से देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से होकर गुजरेगा।
देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग होगी। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक के तौर पर विकसित करने की योजना है। उत्तराखंड के इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के तहत ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा पर एक पुल बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनके गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अनुराग ठाकुर कौशाम्बी में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। और इससे पहले शुक्रवार की ये तस्वीर आपके सामने, जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ को प्रणाम किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है वाले बयान पर सियासत थमी नहीं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी सीजन में एक और बयान दिया, जिस पर सियासी तूफान मचना तय है। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। और इस बयान के बाद पहले से ही सरकार पर आरोप लगाने वाला विपक्ष की सिलेक्टिव कार्रवाई सरकार कर रही है और हमलावर हो रहा है। इधर यूपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे एजेंडे में है। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण। इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।